Hello students, are you struggling with prioritization of lab values? I am here to provide you knowledge how we can categorize the lab values as per the priorities. So method which we are using for the prioritization is A, B, C, D. This method is defined in which category we are placing the lab values. The first category is A, which means low priority. इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है, जो उसकी लैब वैल्यू है वो लो प्रायोरिटी की है. हमें इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट पेशेंट को असेस करेंगे. सेकंड जो वैल्यू आती है दैट इज़ वैल्यू बी का मतलब होता है कि कंसर्निंग मतलब वी नीड टू मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली. व्हेन लैब वैल्यू कम्स अंडर सी कैटेगरी, सी का मतलब है वी नीड टू टेक एनी एक्शन बिकॉज पेशेंट इज़ इन क्रिटिकल सिचुएशन. सो हमें एक्शन लेना है. नेक्स्ट इज डी. सो व्हेन द वैल्यू इज इन डी कैटेगरी, डी का मतलब क्या हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है. जो आरएन है उसको बेड साइड छोड़कर नहीं जाना है. तो दिस इज एनक्लेक्स आरएन टिप. व्हेन द लैब वैल्यू इज इन डी कैटेगरी, सो आरएन मस्ट बी एट बेड साइड. Now let's see कौन कौन सी जो लैब वैल्यूज हैं उसको वो कितनी होंगी तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं. Let's start with the first, that is creatinine. So as we all know that creatinine is best indicator of renal function. So हमारी जो किडनीज हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ creatinine. So normal range of creatinine is 0.6 to 1.2. If its value is more than 1.3, it indicates renal failure. अगर वैल्यू जो है वो 1.3 से ज़्यादा आती है उसका मतलब है किडनीज फेल हो चुकी हैं. और इसको हम रखते हैं लेवल ए में. इट मीन्स इट इज इन कैटेगरी ए. वी जस्ट नीड टू मॉनिटर. नेक्स्ट, इट कैन बी अंडर लेवल बी. लेवल बी कैटेगरी कब आएगी? जब भी कोई हम डाई प्रोसीजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी डाई इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड द पेशेंट, तो उस कंडीशन में ये लैब वैल्यू किसमें कन्वर्ट, किसके अंडर हम कंसीडर करेंगे? बी में. क्यों? बिकॉज जो डाई है वो किडनी के लिए एक रिस्क इम्पोज करती है. जो डाई है उसमें जो केमिकल्स होते हैं जो भी यूज कर रहे हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, वो जो केमिकल्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द किडनीज. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मॉनिटर. नाउ एज इट इज comes under B, it means it's concerning and we need to monitor the patient very closely. Second value is blood urea nitrogen. So blood urea nitrogen जो है it is also a indicator for the renal function. It is a base product in the blood. जिसकी रेंज है नॉर्मल वो रहती है 10 to 20. अब इसकी जो लैब वैल्यू है इफ इट इज मोर देन 20, इट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन. अगर इसकी लैब वैल्यू मोर देन 20 है तो उसका क्या मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन. और ये किसमें हम कंसीडर करेंगे? लेवल ए में. इट मीन्स हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मली जो है वो पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं. एंड व्हाट एक्शंस वी कैन टेक हियर? नथिंग टू होल्ड, कुछ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. असेस फॉर द डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये जो है मेन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिहाइड्रेशन. सो असेस करना है डिहाइड्रेशन के लिए. इफ पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड IV फ्लूइड्स. नेक्स्ट वैल्यू इज पोटेशियम. पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोटेशियम इज द किंग. पोटेशियम का जो सिंबल है वो के से स्टार्ट होता है और के मीन्स किंग. सो ये किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है. बेसिकली ये जो है ब्लड इलेक्ट्रोलाइट है प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब जो हमारे सेल्स हैं दे आर पैकेट्स ऑफ पोटेशियम. जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं उन सभी में क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम. अब इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है दैट इज 3.5 to 5.3. अब इसका जो लेवल है वो सी कंसीडर करेंगे इफ इट्स मोर देन 5.3 बट लेस देन 5.9. अगर जो वैल्यू है वो 5.3 से ज़्यादा है बट 5.9 से कम है, इन दैट सिनेरियो उसको हम करेंगे सी. सेकेंड, इफ वैल्यू इज लेस देन 3.5 तब भी इसको हम कंसीडर करेंगे सी में. नाउ लेवल डी. लेवल डी कब आएगा? व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन 6. तो अगर 6 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू तो वो किस में आ जाएगी? फिर लेवल डी में आ जाएगी.
अब इसमें देखो जो पोटेशियम है अगर उसकी वैल्यू कम होती है मीन्स लेस देन 3.5, इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग हाइपोकेलीमिया. इफ वैल्यू इज मोर देन 5.3 इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग हाइपरकेलीमिया. अब जो हाइपोकेलीमिया है उसमें ऑलरेडी क्या है, पोटेशियम का लेवल कम हो चुका है. सो वी नीड नॉट टू होल्ड एनीथिंग, होल्ड नहीं करना है कुछ भी. यहाँ पे हमने पेशेंट की ईसीजी को मॉनिटर करना है और पोटेशियम को एडमिनिस्टर करना है. अब देखो जब भी पोटेशियम की बात आएगी वेदर इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी शुड मॉनिटर द पेशेंट्स कार्डिक लेवल. मतलब हमें जो ईसीजी है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, पेशेंट को इमीडिएटली कार्डिक मॉनिटर पे डालना होता है. दिस इज द एनक्लेक स्टेप. नेक्स्ट इज हाइपरकेलीमिया. अगर हाइपरकेलीमिया आ गया मतलब हाइपरकेलीमिया क्यों हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम टू द पेशेंट, उस कंडीशन में हो सकता है. तो हमें क्या करना है, पोटेशियम को होल्ड करना है, ईसीजी को असेस करना है. देन जो भी पोटेशियम का एंटीडोट होता है जैसे इसमें है केग्जलेट और इंसुलिन, ठीक है. तो जो केग्जलेट है या तो वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर इंसुलिन, और उसके बाद हमने एचसीपी को कॉल करना है. हाइपरकेलीमिया इफ इट कम्स अंडर कैटेगरी डी. डी मतलब अगर इसकी वैल्यू जो है वो मोर देन 6 है, उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, सेम वी नीड टू स्टे विद पेशेंट, ईसीजी को क्लोजली मॉनिटर करना है, एंटीडोट एडमिनिस्टर करना है और एचसीपी को कॉल करना है. नेक्स्ट वैल्यू इज आईएनआर. आईएनआर क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. अभी ये क्या है, इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं अगर पेशेंट इज टेकिंग वारफरिन और कॉमेडिन, और इसमें हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसको मॉनिटर किया जाता है. इसकी रेंज होती है 2 to 3 एंड इट कम्स अंडर लेवल सी इफ वैल्यू इज मोर देन 4. अगर आईएनआर की वैल्यू मोर देन 4 है तो हम इसमें लेवल सी में कंसीडर करेंगे. what actions we can take here, because C है तो C का मतलब क्या है, RN has to take some action. now so अब देखो हम कह रहे हैं कि इसमें patient is already taking warfarin, it means we have to hold the medicine, assessment for the bleeding, prepare for vitamin K and HCP को कॉल करना है. तो अब देखो विटामिन K क्यों देंगे, बिकॉज इट इज द एंटीडोट ऑफ वारफरिन, राइट. लास्ट में एचसीपी को कॉल करना है. तो बेसिकली एक प्रोसेस चल रही है, जो भी हमने एक्शन लेने हैं सबसे पहले होल्ड द मेडिसिन वट एवर इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, देन असेसमेंट करना है, असेसमेंट के बाद प्रिपेयर फॉर द जो भी एंटीडोट है उस चीज़ का वो दे सकते हैं, जो भी इसमें हमने जो भी इक्विपमेंट रेडी करना है वो हम कर सकते हैं. एट द एंड वी नीड टू कॉल द एचसीपी. नेक्स्ट इज पीएच. सो पीएच इज ब्लड केमिस्ट्री. तो बेसिकली जो नॉर्मल रेंज है फॉर ब्लड पीएच दैट इज 7.35 to 7.45. इसमें अब लेबल डी आ जाता है पीएच इज इन 6. अगर पीएच किस में है, 6 में है. एक्शन टू टेक, नथिंग टू होल्ड, वाइटल साइंस को सेस करेंगे, कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, एचसीपी को कॉल कर देंगे, ठीक है. दूसरी बात यह है कि पीएच जो है अगर इसकी नॉर्मल स्केल की बात करें दैट इज फ्रॉम 1 to 14. 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट हम लेके चलते हैं. 7 से अगर लेस देन है पीएच, इट मीन्स जो ब्लड है वो एसिडिक हो रहा है. अगर 7 से ज़्यादा है इट मीन्स ब्लड इज बिकमिंग अल्कलाइन, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली जो है अगर लेस कंडीशन मतलब पीएच की जो वैल्यू कम आती जा रही है तो पेशेंट को एसिडोसिस होने के चांसेस हैं. अगर वैल्यू इज कमिंग इज मोर देन 7 तो पेशेंट को, इफ वैल्यू इज मोर देन 7 इट मीन्स पेशेंट जो है वो उसको अल्कलोसिस हो रहा है. नेक्स्ट इज बीपीएन. बीपीएन इज ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड. ओके. अब बीपीएन जो है ये क्या है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर हार्ट फेलियर. इसकी नॉर्मल रेंज आती है मोर देन, नॉर्मल रेंज तो है वो 100 होती है. और इफ द वैल्यू बिकम्स मोर देन 100, अगर 100 से ज़्यादा है इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है. हार्ट फेलियर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद बीपीएन. अब इसकी लेबल जो है वो हम इसको कंसीडर करेंगे अंडर लेबल बी. सो इफ वैल्यू इज मोर देन 100 तो इसमें बेसिकली वी नीड टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सो हमें जो हार्ट फेलियर के साइंस है वो देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज सोडियम. अब सोडियम जो है वो जैसे पोटेशियम इज किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, तो सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो है सोडियम.
नॉर्मल रेंज जो है सोडियम की दैट इज 135 to 145. लेबल बी में कंसीडर करेंगे अब नॉर्मल है अगर. लेबल सी इफ abnormal and changes in patients LOC. LOC मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो सोडियम का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर. दैट्स वाई वी नीड टू मॉनिटर पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. अब देखिए इसमें भी दो, अगर जो रेंज है वो 135 से, मतलब जो वैल्यू है सोडियम की, इफ इट इज बिलो 135 इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग hyponatremia. If value is more than 145 then patient is having hypernatremia. Now what we have to do, nothing to hold, assess the fluid overload. इसमें सिर्फ क्योंकि जहाँ जितना जितना सोडियम ज़्यादा होता जाएगा उतना उतना ही बॉडी में फ्लूइड अकोमुलेट होता जाएगा. अब फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है इसका मतलब एडिमा होने के चांसेस भी ज़्यादा है, एडिमा हो जाएगा पेशेंट को. सो वी नीड टू चेक फॉर द फ्लूइड ओवरलोड अगर हाइपरनेट्रीमिया है. और इफ देयर इज हाइपोनेट्रीमिया इसका मतलब अगर सोडियम कम है तो फ्लूइड भी बॉडी में कम होगा. So we need to check for dehydration. Prepare for furosemide or IV fluids. So again if patient is having hypernatremia so हम diuretics देते हैं. मेन इज furosemide जो कि सोडियम को एलिमिनेट करवाएगा. If there is hyponatremia means dehydration हो रखी है so we need to administer IV fluids. अगर लेबल सी है इसका मतलब, अगर लेबल सी में है इसका मतलब क्या हो गया कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो भी अल्टर हो रहा है. तो वी नीड टू टेक सम सेफ्टी प्रिकॉशंस. नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है 1,50,000 to 4.5 lakh. So level C if value is less than 90,000 and level D if it is less than 40,000. एक्शंस क्या करने होते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, बिकॉज वी ऑल नो जो प्लेटलेट्स हैं दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे इसका मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और हमें जो है वो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक रेस्पिरेटरी गैस है और ये जो है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन को भी डिफाइन करती हैं. इट्स नॉर्मल रेंज इज 35 to 45. इसका लेवल सी में हम कंसिडर करेंगे इफ वैल्यू इज 50 एंड लेवल डी इफ इट्स इन 60 और हायर. अगर इसकी जो वैल्यू है वो 60 में आती है इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर. सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर लेवल डी, वी नीड नथिंग टू होल्ड, इंटूवेट द पेशेंट, क्योंकि इंटूवेट ही करना पड़ेगा, पेशेंट इज गोइंग अंडर रेस्पिरेटरी फेलियर. फिर एचसीपी को कॉल करना है और पेशेंट को नहीं छोड़ना है. पेशेंट डोंट लीव द पेशेंट अलोन एट बेड साइड. तो RN शुड बी एट बेड साइड. दिस इज द NCLEX स्टेप. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. Oxygen is also respiratory gas. So its normal value is 78 to 100. So label C if it's in 70 or 77. Label D if it's in 60 or less than 60. So again अगर ये भी 60s में है या less than 60 है it means patient is having respiratory failure. तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड 60s में है, मोर देन 60 तो वो भी क्या है, respiratory failure. If oxygen is in 60s or less than 60s it means patient is undergoing respiratory failure. Now what actions we can do, again for D, if it's under D category, so we need to prepare the patient for intubation or ventilation, then call the respiratory therapist, we need to call the HCP and RN should stay at bedside. This is the NCLEX RN tip. What कि जो पेशेंट अगर डी कैटेगरी में है 60s में है तो पेशेंट को इंटूवेट करना है, कॉल करना है HCP को, दैट इज रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, एंड वी शुड स्टे एट द बेड साइड. थैंक यू सो मच. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you understood all the values and how we can categorize them. This is a most important topic in order to prioritize the lab values, because in NCLEX we are getting questions on the basis of priority. So we should know this. For NCLEX classes, you can contact on the number given on the screen. Thank you so much.